तो जैसे कि मेरा नाम मीता पारेख है और मैं ब्रेन सीक्रेट्स करके कंपनी चलाती हूँ, उसकी मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। मेरा काम है कि मैं टॉडलर्स मतलब छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन को डीएमआईटी एज ए टूल यूज करके उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती हूँ। ठीक है। और ईश्वर का आशीर्वाद है इसलिए ये सब हो पाता है। क्वालिफिकेशन वाइज मैंने इंजीनियरिंग किया है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके साथ साथ मैंने साइकोलॉजी की भी डिग्री ली है और नेचुरोपैथी की भी ली है। और अलग अलग सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होने के कारण मैंने काफ़ी सारे सेल्फ एनहांसमेंट कोर्सेज भी किए हैं, जैसे साउंड हीलिंग है, फिर माइंड पावर और ट्रेन द ट्रेनर फ्रॉम स्नेह देसाई है, आर्ट ऑफ लिविंग, विपश्यना, रेकी, ऐसे काफ़ी सारे किए हैं। और नीलेश सर से मैंने शेयर मार्केट का कोर्स किया है। तो जब मैंने उनके फिंगरप्रिंट लेके उनको समझाया तो उनको रियलाइज हुआ कि मेरा इसमें काफ़ी डेप्थ में नॉलेज है, तो फिर उन्होंने मेरे लिए वेबिनार का अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद मानती हूँ। और मेरा मैसेज ये है कि हमको हमेशा प्रेजेंट में रहना है। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने को डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन और अनकंडीशनल सबसे मिलता रहेगा। 90% ऑफ द टाइम हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर की चिंता करती रहती है, लेकिन अगर मेडिटेशन योग के थ्रू अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाए तो लाइफ एकदम सेलिब्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट। एक्सपीरियंस वाइज मैं 10 साल से ब्रेन सीक्रेट्स चला रही हूँ और मैं फर्स्ट हूँ जो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी लेके आई हूँ और मैं फर्स्ट हूँ जिसके पास इसका सॉफ्टवेयर भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। और जैसे कि मैंने खुद ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे इनिशियली काउंसलिंग्स लिए हैं, तो आज तक मेरा अकाउंट 5000 प्लस हो गया है। और प्लस मैंने स्टडी अब्रॉड के लिए भी गाइड करती हूँ, मैंने म्यूजिक शोज भी अरेंज किए हैं और मैं एज अ पार्ट टाइम स्टॉक ट्रेडिंग भी करती हूँ। और मेन मेरा काम ट्रेनिंग का है, चाहे वो डीएमआईटी, कंप्यूटर्स या स्टॉक मार्केट। और मैं मुझे हॉबी है पेंटिंग, पेपर क्विलिंग, वो सब मेरी हॉबी है। तो अभी ये पहले हम लोग जान लेंगे कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबिनार। तो हम लोग को ये समझना है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में और डीएमआईटी का हम लोग एज ए टूल यूज करके वो करियर के बारे में कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिसर्च करोगे तो 93% ऑफ स्टूडेंट को सिर्फ 7 प्रकार की करियर ही मालूम है कि बस जैसे ही 10th में आया, 12th में आया बच्चा, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इसको या तो इंजीनियर बनाएंगे या तो डॉक्टर बनाएंगे या तो ये ऐसे 7 ही प्रकार की करियर के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है। लेकिन इन फैक्ट मार्केट में इंडिया में 250 टाइप के करियर ऑप्शंस है और 250 टाइप्स के करियर ऑप्शंस में से 5000 डिफरेंट डिफरेंट जॉब कर सकते हैं। अभी हम लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, एक्चुअली हकीकत ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी में उनको क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए वैसे लोग नहीं मिल रहे, वो टाइप का एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए वो गैप हमेशा रहता है। अगर इंडस्ट्री में डांसर की जरूरत है लेकिन हमारे पास डांसर्स बहुत कम है बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है कि ये बच्चे में डांस डांस सीखने की कैपेबिलिटी है। आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो वाई टाइप कीजिए चैट में। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि क्यों हमको यस डीएमआईटी यस करना यस। है और क्या इश्यू, मतलब इंडिया में क्या इश्यू हो रहा है। इंडिया इन द जनरल सब जगह पे वही है। क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे, कोई इशू नहीं, क्वेश्चंस चलेगा। ओके। यशवंत जी हम लोग लास्ट में लेंगे क्वेश्चन। पहले ये पूरा फ्लो समझा देती हूँ फिर हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट। अभी डीएमआईटी एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ी अच्छी है, रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट एक्चुअली इंडिया में बहुत सालों से है, हम लोग इसको इंडिया में सामुद्रिक शास्त्र की तरह जानते हैं। अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल रीडिंग करते हैं, कोई भी स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके फर्स्ट एंजा में हमेशा हर एक फिंगर को नमस्कार ऐसा लिखा होता है और वो नमस्कार क्यों करना है वो भी संस्कृत में लिखा होता है। तो ये जो चाइना ताइवान लोगों ने क्या किया, उसका थोड़ा टेक्निकल रूप दे दिया। वो लोग स्कैनर लेके आए, कंप्यूटर में उसका रिपोर्ट बनाया वगैरह, लेकिन हमारे पास वो पहले से ही है। क्योंकि अगर आप महाभारत का स्टोरी जानते हो, महाभारत में तो क्यों अर्जुन को गदा क्यों नहीं सिखाया, भीम को
तीरंदाजी क्यों नहीं सिखाया, इसके पीछे यही रीजन है कि जो गुरुजी थे उनको पहले से मालूम था उनका फिंगरप्रिंट देख के कि इसमें ये कला ज्यादा है, इसमें ये पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसी में उन्होंने ट्रेनिंग दिया। तो वही चीज आज हम लोग टेक्निकल स्वरूप में उसको डीएमआईटी बोलते हैं। और जो बच्चे में जो चीज स्ट्रांग है, जो उसके इनबॉर्न इंटेलिजेंस ज्यादा है, अगर उसी में हम लोग उसको ट्रेन करेंगे तो आज भी अर्जुन और भीम एक्सपर्टाइज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी दूसरा भी एक नेगेटिव साइड हम लोग देखेंगे तो इंडिया में हर साल में 12,000 या ये काउंट बढ़ते भी जाता है, सुसाइड हो जाता है, क्योंकि उसका मेन रीजन है कि बच्चे को जो करियर में जाना है वो जा नहीं पाता है, मतलब अलग करियर सिलेक्ट कर लेता है, फिर स्ट्रेस में आ जाता है, एंड देन फाइनली कभी कभी वो लाइफ भी खत्म कर देता है। तो डीएमआईटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट का काउंसलिंग करके उसको पहले से ही अच्छे, उसका जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस ज्यादा है उसी में हम लोग उसकी करियर डिसाइड कर सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं। तो क्या होता है ना कि पेरेंट इतना प्रेशर करता है कि इसको सीए ही करना है, इसको इंजीनियरिंग ही करना है, और फिर वो बच्चा नहीं कर पाता है, इसके लिए वो अल्टीमेटली उसका जो भी जीवन है वो ही खत्म कर देता है। मेरे पास ऐसी काफी लाइफ स्टोरी है। जैसे गोरेगांव में एक बार मैं करने गई थी, तो मेरे पास सिर्फ फिंगरप्रिंट का ही डेटा रहता है, ना बर्थ डेट, ना उसका फैमिली बैकग्राउंड, और कोई डेटा नहीं रहता है। तो फिंगरप्रिंट देख के ही मैंने, दैट चाइल्ड वाज इन 9th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में थी वो बेटी, तो मैंने फिंगरप्रिंट देख के एनालाइज किया कि ये डांस या म्यूजिक में बहुत अच्छा कर पाएगी, क्योंकि उसका जो भी आ रहा था एनालिसिस उस पे से, तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ये पियानो तो बहुत बचपन से अच्छा बजाती है, और ये भी कीबोर्ड भी बहुत अच्छा बजा लेती है। लेकिन उसके पापा उसको सीए ही करना के लिए बोलते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची के रिपोर्ट में सीए के लिए जो लॉजिकल इंटेलिजेंस लगती है वो बहुत कम थी। मतलब उसके लिए सीए करना इट्स लाइक लोढ़े के चने खाना, उतना डिफिकल्ट काम था। ऐसा इम्पॉसिबल तो लाइफ में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वही बच्ची को अगर हम लोग म्यूजिक की लाइन में डाल सकते हैं, उसमें भी ग्रेजुएशन आता है, तो कहीं का कहीं म्यूजिक की लाइन में आगे बढ़ सकती थी। और उसके पापा ने उसके भाई के साथ भी यही मिस्टेक कर दिया था, उसको जबरदस्ती सीए में डाला था, और वो भाई तभी डिप्रेशन में था। तो मेरा काम तो सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इंटेलिजेंस ज्यादा है, ये इंटेलिजेंस पे ये कोर्सेज अवेलेबल है, ये कोर्सेज के लिए ये कॉलेज है, उसका ये एग्जाम देना पड़ता है, वो सब लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी रहता है वो बता सकती हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो स्टूडेंट और उसके पापा को लेना है। मेरा काम है रास्ता दिखाना, वो रास्ते पे चलना है नहीं चलना वो इंडिविजुअल डिसीजन रहता है। और ये जो मैं सब बोल रही हूँ पूरा साइंटिफिकली प्रूव है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी या ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो हम आगे जैसे देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड। अभी हम जानते ही हैं कि हमारे बच्चे लोग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले तो उनको स्कूल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, काफी सारा होमवर्क दिया है, फिर आजकल फैशन है कि स्कूल कितनी भी अच्छी है तो उसको ट्यूशन क्लास में भेजो, फिर ट्यूशन क्लास के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, पब्लिक स्पीकिंग का क्लास करो, म्यूजिक का क्लास करो, स्विमिंग में जाओ, तो वो बच्चे पे बहुत बर्डन आ जाता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसकी इनबॉर्न टैलेंट क्या है वही उसको पता नहीं है। उसके कारण वो कंफ्यूजन के कारण वो स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे ही इंसान स्ट्रेस में आ गया तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो मेमोरी कम हो जाएगी, और फाइनली उसका जो भी पूरा परफॉर्मेंस है, चाहे लाइफ में है चाहे एग्जाम में, वो सब में वो वीक हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन सीक्रेट्स कंपनी हुई है। तो ब्रेन सीक्रेट का काम वही है कि हम लोग ऐसे बच्चे को और ऐसे पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग बच्चे लोग को जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो बच्चा लेता रहता है, बहुत कुछ करने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में इंटेलिजेंस नहीं है या बच्चा कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस जो मिलना चाहिए वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट, और फिर फाइनल क्या होता है कि वो बेचारा थक जाता है। 90% केस में ऐसा होता है कि वो थक जाता है और फाइनली कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता, और फिर पेरेंट्स लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने इतने ट्यूशंस के फीस दिए, मैंने इतने क्लासेस लगाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कर पाया। अभी आप ही सोचो कि सेम एज है, सेम क्लास है, सेम टीचर है, सेम बुक्स है, एवरीथिंग इज सेम, फिर भी वही
जो 40 30 40 बच्चे, हमारे वक्त 60 70 बच्चे रहते थे, आजकल के क्लास में 30 40 है। तो उसमें से क्यों कोई बच्चा ही फर्स्ट आता है और कोई बच्चा नॉर्मल मार्क्स आता है, कोई बच्चा फेल होता है। सब कुछ सेम प्रोवाइड किया गया है ना। आप अग्री कर रहे हो ना, सब लोग समझ रहे हो ना कि एवरीथिंग इज सेम, फिर भी यस। रिजल्ट डिफरेंस आता है। तो उसका क्या रीजन है, तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, ये एक बहुत, हम लोग ना हमेशा कंपेयर करते हैं कि हाँ उसका बच्चा तो होशियार है, उसको तो क्या है, उसके पास तो पैसे है, उसके पेरेंट्स ने उसको आईआईटी के क्लास में लगा दिया तो वो तो लाएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीवन इज जीनियस। आप भी जीनियस है, मैं भी जीनियस हूँ, जितने भी इंसान है यूनिवर्स में सब जीनियस है, क्योंकि वो क्रिएट नहीं किया जाता है, वो हम लोग को इनबॉर्न दिया जाता है। तो जीनियस कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्कवर्ड। क्रिएटेड यानी उसको सर्जन करना, डिस्कवर्ड यानी उसको ढूंढना है। तो सर्जन जब ऊपर वाले ने किया है तब सब कुछ जीनियस ही सर्जन किया है। लेकिन जो लोग उस वो जीनियस की क्वालिटी को डिस्कवर कर पाते हैं, वो लोग सच में लाइफ में जीनियस होते हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जैसे कोयला, सब लाइट सबका जला हुआ ही है, लेकिन उसके ऊपर अगर राख आ गई तो वो नहीं दिखेगी अपने को लाइट। अगर धुम्मस हो गया तो नहीं दिखेगी, लेकिन वो जैसे ही लाइट और धुम्मस निकल गई तो हम लोग लाइट देख सकते हैं। वैसे सबको, एवरीवन इज जीनियस, यू जस्ट हैव टू डिस्कवर कि वो किस में जीनियस हो सकता है। अगेन वी नो दिस प्रिंसिपल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल यानी वो हम लोग देख भी नहीं सकते और हम लोग उसको कैच भी नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट, लेकिन हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एवरी वन इज जीनियस। और वो जीनियस हम लोग कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, यू कैन फाइंड फ्रॉम योर फिंगरप्रिंट्स। अगर आप लोग ये पहली बार अटेंड कर रहे होंगे तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये मैम क्या बोल रही है, फिंगरप्रिंट और ब्रेन का क्या लेना देना। लेकिन आगे की स्लाइड से हम लोग साइंटिफिकली समझेंगे कि इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि फिंगरप्रिंट एंड ब्रेन इज वेरी मच रिलेटेड। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट के, फिंगरप्रिंट का और ब्रेन का कोरिलेशन है, और उसका कोरिलेशन है एमआई से। एमआई मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। एज आई टोल्ड यू कि सब लोग जीनियस रहते हैं, सब लोग इंटेलिजेंस रहते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, वो इंटेलिजेंस को 9 प्रकार में डिवाइड कर दिया। मतलब लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल एंड सो फोर्थ। तो जब भी हम लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं तो सब में इंटेलिजेंस आती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्रपोर्शन है वो वेरी होता है। एंड इसीलिए कोई इंग्लिश में अच्छा रहेगा, कोई लैंग्वेज में अच्छा रहेगा, कोई मैथ्स में अच्छा रहेगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा, कोई म्यूजिक में अच्छा रहेगा, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये जो लेफ्ट साइड अपने को 3D में जो इमेज दिख रही है, उस टाइप की डिजाइन अपने ब्रेन के ऊपर रहती है, और वैसे ही सिमिलर डिजाइन अपने फिंगरप्रिंट पे रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जीनियस आपके अंदर से कैसे फाउंड करते हैं, पहले डिकोड करते हैं। मतलब पहले ये फिंगरप्रिंट में स्कैन कर लेती हूँ, फिर उसको डिकोड करती हूँ कि उसकी फिंगर टाइप्स कैसी है। एज पर द साइंस देयर आर 52 काइंड्स। तो 52 काइंड्स हम लोग कैटेगराइज करके 8 मेन टाइप बनाया है। उसके ऊपर से फिर रिपोर्ट बनता है सॉफ्टवेयर में, और रिपोर्ट बनने के बाद मैं आपको उस पर काउंसलिंग करती हूँ कि ये बच्चे की ये इंटेलिजेंस ज्यादा है तो आप इसको इस तरह से ट्रेनिंग दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड नर्चर। और अगर उसी तरह से उसको नर्चर किया गया तो फिर अचीवमेंट इज 100%। अभी आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास डॉक्टर है सेंटा क्रूज में, उनके ग्रैंडसन को लेके आया थे कि ये मतलब स्कूल में से उसको निकाल देने वाले थे, इतना वो टीचर्स लोग उससे इरिटेट हो रहे थे। फिर जब मैंने उसका फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट निकाला ना, तो उसकी एक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस करके रहता है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी बॉडी मूवमेंट, वो उसकी बहुत ज्यादा थी। मतलब वो बच्चा एक जगह पे बैठ के पढ़ेगा नहीं, एक जगह पे बैठ के खाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप इसको कोई फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली कराइए, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, जिसमें उसका बॉडी मूवमेंट पूरा यूज हो जाए। तो उसी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो एनर्जी हाइपर हो रही थी ना, वो एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल गया, वो एनर्जी चैनलाइज हो गई, और उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया। और वो जो फेल हो रहा था ना एग्जाम में, उसको कुछ टिप्स दे दिया गया कि किस तरह से स्टडी करना चाहिए। तो सेम बच्चे को 50 में से 45 मार्क्स आए। और
सॉरी। और फिर वो डॉक्टर ने काफी सारे मुझे क्लाइंट दिए इस चीज के लिए, बिकॉज ही फाउंड इट वेरी यूजफुल। सो दिस इज द प्रोसेस। हम लोग डिकोड करेंगे पहले फिंगरप्रिंट लेके, फिर नर्चर के लिए मैं आपको गाइडेंस करूंगी और फिर आप उससे अचीवमेंट मिलेगा। तो ये फिंगरप्रिंट में जैसे स्कैन करती हूँ तो मुझे उसका सब डेटा समझ में आता है जो मैं सॉफ्टवेयर में इनपुट करती हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इट इज टू अंडरस्टैंड योर इंटेलेक्चुअल मैप, है ना। अभी आपको कहीं पे भी जाना है तो आप पहले क्या करते हैं, यूज गूगल मैप ही यूज करते हो ना, चाहे खुद का व्हीकल है या व्हीकल हायर करना है। तो अगर आपके पास मैप रहेगा तो आपको डेस्टिनेशन पे जाने के शॉर्टकट्स, ट्रैफिक कहाँ कम है, वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से डीएमआईटी जो है उसका रिपोर्ट इज लाइक योर इंटेलेक्चुअल मैप। आपकी बुद्धिमत्ता कौन से डायरेक्शन में, कौन से एरिया में ज्यादा है, कहाँ पे वीक है, वो सब आपको समझ में आता है। सो बेसिकली टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट। मैंने पहले ही बोला कि एवरीवन इज जीनियस, तो वो भगवान की गिफ्ट है। और डीएमआईटी क्या करती है, वो गिफ्ट का जो ऊपर पैकिंग है वो आपको खोल देती है ताकि आपको समझ में आए कि आप में क्या टैलेंट है। ये इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि डीएमआईटी क्या है, उसकी ब्रांच, ये रीजिस क्या प्रेजेंट करते हैं, कितने साल से उसका एनालिसिस हुआ। और रिसेंट ईयर्स में यूएस में, जापान में भी ये सब अप्लाई करके उसके जो इलनेस है, डाउन सिंड्रोम, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, वो सब उसके लिए भी यूज होता है। फिर अभी तक आपने सुना, जो भी लेक्चर सुना, तो आपको पहला क्वेश्चन शायद यही आया होगा कि क्या ये फॉर्च्यून टेलिंग है, मतलब मैं क्या भविष्य बताती हूँ, ये हॉरोस्कोप जैसा आगे का ग्रह का वगैरह है। तो नहीं, उसका आंसर कंप्लीट 100% नो है कि वो फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है। बट रिसर्च पेपर वगैरह से हमको उसकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस मालूम पड़ती है, और अगर वो इनबॉर्न इंटेलिजेंस को यूज करके उसी क्षेत्र में उसको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो उसमें जीनियस हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये फिंगरप्रिंट मतलब मदर के वूम में जब बच्चा रहता है तभी ये फिंगरप्रिंट बनती है। और अपने फिंगरप्रिंट में अराउंड 50 to 100 लाइंस रहती है, जो अपना बर्थ इंटेलिजेंस, जो मैं इनबॉर्न इंटेलिजेंस बोल रही हूँ, साइंटिफिक नेम है बर्थ इंटेलिजेंस, या कैपेसिटी ऑफ सोल एनर्जी, या डीएनए, जो भी आप बोलेंगे वो उसमें हिडन रहता है। और हम लोग उसका डिकोड करके उसकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस फाइंड करके देते। जरा पानी लिया। तो ये उसका प्रॉपर लिंक है। ये फिंगरप्रिंट, और देखा ब्रेन जो राइट साइड में दिख रहा है, उस पे जो लाइंस दिख रहे हैं उसी काइंड की लाइंस अपना उसमें आता है फिंगरप्रिंट में। तो इसके लिए वो अपने इंस्टिंक्ट क्वालिटीज और टैलेंट्स बताता है, और उसको हम लोग आगे जाके एजुकेशन, पर्सनल और करियर सक्सेस के लिए यूज करते हैं। तो जितना जल्दी आप ये रिपोर्ट करवा सकते हो उतना आप वो इंटेलिजेंस को पहले से यूज कर सकते हो। अभी हम लोग सोचेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये फिंगरप्रिंट आता कहाँ से है। तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है मेडिकल रिसर्च की तरफ से कि जब भी बच्चा माँ के पेट में रहता है, मतलब व्हेन द चाइल्ड इज इन मदर्स वूम, तभी ये फिंगरप्रिंट और ब्रेन का डेवलपमेंट साथ में होता है। सो दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन 13 to 21st पेरेंटल वीक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या ये फिंगरप्रिंट चेंज होती है। तो ये फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होती है। इसी के कारण हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह में एज अ ये लेते हैं, फिंगरप्रिंट एज अ प्रूफ लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स आर इनवेरिएबल एज दे आर यूनिक, और इसका रिसर्च किया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि व्हेन चाइल्ड इज इन मदर्स वूम, तो 13th वीक से 25th वीक तक ब्रेन भी डेवलप होता है और फिंगरप्रिंट भी डेवलप होती है, एंड दैट इज वाई देयर इज अ 100% कोरिलेशन बिटवीन देम। और ये दूसरा प्रूफ है कि कोई कोई बच्चे रहते हैं मेंटली टोटली रिटार्डेड, तो उनको ब्रेन नहीं रहता है तो उनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होती है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है।
जैसे कि जिसका भी ये रिपोर्ट बनाना है फिंगरप्रिंट, वो बच्चे का मैं ये स्कैनर है उससे मैं फिंगरप्रिंट ले लेती हूँ और फिर उसका एनालिसिस करती हूँ। नेक्स्ट। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इससे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि देयर आर 52 काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, आपने अपने फिंगर्स के ऊपर 52, यहाँ पे जो फिंगर है 52 काइंड्स ऑफ पैटर्न मिल सकती है। उसमें हम लोग ने, साइंटिस्ट लोग ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और वो 8 कैटेगरीज को मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे लूप है तो उसमें और 3-4 जात की डिजाइन हो सकती है, बॉल है तो उसमें और डिजाइन हो सकती है, लाइक दैट। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक मदर है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका वो 13th वीक चालू हो गया है प्रेगनेंसी का, क्योंकि तभी से फिंगरप्रिंट और ब्रेन साथ में डेवलप होता है। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मदर को आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, ठीक है, और उसको आइसक्रीम मिल गया। तो उस चीज में क्या होगा, मतलब ये जो लाइंस है ना जो फिंगरप्रिंट पे दिख रही है, दे आर द योर थॉट पैटर्न। मदर की उस टाइम क्या थॉट पैटर्न थी वो है। तो ये एरो दिख रहा है ना, तो एरो से देख रहे हैं कि वो उसकी इसको आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम मिल गया, तो उसकी इच्छा कंप्लीट हो गई। तो जनरली उस बच्चे के फिंगरप्रिंट में इस टाइप की डिजाइन ज्यादा आएगी, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं लूप। और उसका जो लाइफ पर्पस रहेगा वो लव एंड रिलेशंस के लिए रहेगा, बिकॉज उस खुश है, वो उसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो प्यार देने आया है और प्यार लेने आया है। एंड उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो टीम प्लेयर रहेगा, उसको सबके साथ मिलजुल के काम करना अच्छा रहेगा, लगेगा। लेकिन सॉरी लेकिन उसका वीकनेस क्या रहेगा, वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बोलते हैं ना टोड़ाशाही प्रवृत्ति, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, उस टाइप का उसका एटीट्यूड रहेगा। और उसको एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। मतलब सब बच्चे लोग अगर क्रिकेट खेलने गए तो क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, सब बच्चे अगर इंजीनियरिंग में गए तो उसके कैपेसिटी नहीं होगी तो भी इंजीनियरिंग का सोचेगा। कोई बच्चे अगर नेगेटिव साइड बोले तो ड्रग्स वगैरह में गए तो जल्दी वहां पे जाने का उसका ये हो जाएगा, मतलब मन हो जाएगा। फिर तो आगे उसका संस्कार कैसा है क्या है उस पर भी बहुत डिपेंड रहता है, बट दिस इज द इनबॉर्न डिजायर। अभी नेक्स्ट केस में आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, लेकिन फॉर वट एवर रीजन उसको आइसक्रीम नहीं मिला। तो इस केस में क्या हुआ कि वो विचार घूमता रहा, लाइक नदी में, मतलब कुएं में कैसा पानी घूमता है वैसा वो वमड़ में। तो इस तरह से उस बच्चे के फिंगरप्रिंट में जनरली ये टाइप की डिजाइन रहेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्थ। तो उसका इच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसके लिए वो जब पैदा होगा तभी बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बिकॉज उसको बहुत कुछ अचीव करना है। इसने पेट में ही अचीव कर लिया, जो इच्छा हो रही थी वो उसको माँ के पेट में ही मिल गई। इस बच्चे को इच्छा कंप्लीट नहीं हुई है, इसके लिए दे विल बी लाइक पर्सनालिटी विल बी डिसाइसिव उसकी। जो अगर बर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो ईगल पक्षी रहता है, गरुड़, उस तरह की उसकी पर्सनालिटी रहेगी। वो हमेशा लीडर का काम करने का अच्छा सोचेगा और वो डोमिनेटिंग रहेगा। अभी घर में 2 बच्चे हैं, एक के फिंगरप्रिंट में लूप है और दूसरे के फिंगरप्रिंट में बॉल है। तो पानी लाने बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आया है, तो लूप वाला बच्चा आराम से जाके लेके आएगा। लेकिन ये दूसरा बच्चा है, या तो वो लूप वाले बच्चे को बोल देगा, मतलब वो लेके आएगा, संस्कार है तो, लेकिन उसको दिल से अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ही इज बेसिकली लीडर। उसको लोगों से काम करवाना अच्छा लगता है, खुद काम करना अच्छा नहीं लगता है। अभी हम लोग ने सपोज डीएमआईटी रिपोर्ट नहीं करवाया है, और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे को कुछ काम बोला तो ये अरोगेंटली क्यों जवाब दे रहा है, ये क्या कर रहा है। उसके पास भी काम करवाने का तरीका होता है। उसको हम लीडर बना के उसके पास काम कराएंगे तो वो अच्छे से करेगा। डायरेक्ट अगर उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम करने का अवॉइड करेगा। अभी नेक्स्ट केस है कि मदर कंफ्यूज है कि उसको चाय पीना है कि आइसक्रीम खाना है। तो उस टाइप ये टाइप वाली फिंगरप्रिंट तैयार हो जाएगी बच्चे के फिंगर्स पे। उसमें देखो एस जैसा फॉर्म हो रहा है, तो एस जैसा फॉर्म, तो ये बच्चे जो है वो थोड़ा डिसीजन लेने में वीक रहते हैं, एंड दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। उनको बोला है कि 9 बजे पहुंचना है, तो 9:05 को भी कोई इंसान आएगा तो वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका बॉस इस पर्सनालिटी का है तो आपकी लाइफ थोड़ी ट्रबलसम हो सकती है, बिकॉज दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। और एट द सेम टाइम उन लोग के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का नॉलेज रहता है, बिकॉज दे आर द
नॉलेज सीकर, क्योंकि वो कंफ्यूजन है ना, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वो हमेशा अलग अलग नॉलेज लेने का प्रयत्न करेंगे। और फोर्थ केस में क्या हुआ, माँ ने एक्सप्रेस ही नहीं किया कि उसको आइसक्रीम खाना है, तो वो विचार आया, वो चला गया, उसको ना कोई दिशा मिली ना कोई एनर्जी मिली, तो इसको बोलते हैं आर्क। तो जब ये आर्क होता है मतलब वो जो बच्चा है वो विजडम और पीस के लिए आया है, और वो हीरो या जीरो टाइप का कैरेक्टर रहता है। हीरो या जीरो यानी अगर उसको ट्रेनिंग दे दिया तो वो बहुत अच्छे से करेगा, अगर ट्रेनिंग नहीं दिया तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा। और उनका ब्रेन है वो स्पॉन्ज टाइप होता है। तो ये बहुत मैंने आपको टेक्निकली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये स्लाइड शेयर किया है। तो अभी मुझे मालूम है कि सब लोग अपनी फिंगर की तरफ कोशिश देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये मेरा कौन सा टाइप है, मैं किस में आती हूँ, लूप है या क्या है। तो उसके लिए आपको स्कैनर लगेगा। और स्कैनर नहीं है तो एक स्पेशली इंक आती है, उसके थ्रू भी आप वो फिंगरप्रिंट देख सकते हैं। तो बेसिकली डर्मेटोग्राफिक्स जो है वो मेडिकल साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, ये जेनेटिक्स से भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी भी है और स्टेटिस्टिक भी है। ये कोई भविष्य का वो नहीं है। नेक्स्ट। हम लोग हमेशा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि मैं किससे स्मार्ट हूँ। ये आपको समझ में आ रहा है ना? हाउ स्मार्ट आई एम, मतलब मैं कितना स्मार्ट हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट रादर हाउ एम आई स्मार्ट, मैं किस वजह से स्मार्ट हूँ। तो किस वजह से मतलब आपकी जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस ज्यादा रहेगी, अगर आप उसको ट्रेनिंग करोगे तो आप लाइफ के चेस में वजीर का रोल हमेशा कर पाओगे। तो ये जो है डॉक्टर होवर्ड गार्डनर, उन्होंने 28 कॉलेजेस में एसोसिएट थे और उनकी 200 बुक्स जो है, नेक्स्ट, उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी इन्होंने सर्च की थी, जिसमें जो मैंने शुरुआत में बोला कि 9 प्रकार की इंटेलिजेंस रहती है, वो उन्होंने रिसर्च किया था। और उनकी जो 20 बुक्स है वो 30 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है, इतने वो इंटेलिजेंस है जिसने ये थियोरी सर्च की। और जो नेक्स्ट, उसके बाद जो डॉक्टर चेन थे, उसने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का फिंगर के साथ का एसोसिएशन है उसके बारे में सर्च किया। जैसे हम लोग ब्रेन पे अगर मैं हाथ रखती हूँ, मतलब पीछे ना नेक के पीछे ऐसा ट्विस्ट रहता है, तो अवर राइट पार्ट ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट ब्रेन। तो अगर मैं इस तरह से हाथ रखती हूँ, तो जो ब्रेन का हिस्सा जो फिंगर से कवर होता है ना, तो वो ब्रेन का जो फंक्शन है वो फिंगर में उसका डिकोडिंग रहता है। मतलब ये जो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम है, यहाँ पे जो है म्यूजिक का काम है, लैंग्वेज का काम है, तो वो उस तरह से उसका रिलेशन है कि राइट साइड के फिंगर का फिंगरप्रिंट विल रिप्रेजेंट योर लेफ्ट ब्रेन एंड लेफ्ट साइड का फिंगरप्रिंट विल रिप्रेजेंट योर राइट ब्रेन। और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो साइंटिफिकली काम करते हैं उसका हिडन इंफॉर्मेशन अपने फिंगरप्रिंट में रहता है। सो ये जो रिसर्च किया था वो डॉक्टर चेन ने किया था, और वो इंडिया में आए थे, उनके पास मैंने पहली ट्रेनिंग ली थी ये सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो ये जो है, इतना सब एनालिसिस करने के बाद हमारा एक 30 पेज का रिपोर्ट बनता है। तो रिपोर्ट में से आपको पहले समझ में आता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, मतलब वो एडेप्टिव है कि डिसाइजिव है। फिर उसका इनबोर्न पोटेंशियल क्या है, जो मैंने बताया आपको 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसकी वैल्यूज क्या है। फिर वो ब्रेन ओरिएंटेशन, मतलब वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है या राइट ब्रेन ओरिएंटेड है। लेफ्ट ब्रेन यानी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, राइट ब्रेन थोड़े इमोशनल रहते हैं। फिर उसकी लाइफ स्किल क्या है, फिर थिंकिंग एंड लर्निंग स्टाइल क्या है। अभी लर्निंग स्टाइल, अपना ब्रेन जो है वो 5 प्रकार से इंफॉर्मेशन लेता है, ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक, टच एंड स्मेल। तो अगर जो बच्चा की जो लर्निंग स्टाइल है, मतलब वो उसकी मातृभाषा हो गई उसके ब्रेन के लिए, तो वो ही मातृभाषा में अगर हम सिखाएंगे तो वो बच्चा जल्दी एडॉप्ट कर पाएगा। अगर बच्चे की लर्निंग स्टाइल विजुअल है और उसको मैं बोलती हूँ नहीं तू ये मगअप कर, ये रट्टा मार, तो वो जल्दी नहीं पिकअप कर पाएगा, क्योंकि उसको जो भी समझ में आता है वो डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू समझ में आता है। किसी की लर्निंग स्टाइल काइनेस्थेटिक है तो उसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 हाउसवाइफ लेते हैं, एक की लर्निंग स्टाइल है ऑडियो, एक की है विजुअल और एक की है काइनेस्थेटिक, और मुझे उसको चाय बनाने सिखाना है।
तो ऑडियो वाली को सिर्फ मैंने फोन पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसा ऐसा बर्तन ले, शक्कर, ये जो भी प्रपोर्शन है वो बोल दिया तो कर पाएगी। विजुअल वाले को मेरे को बुक में डायग्राम ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि ऐसा गैस रखो, ऐसा ये करो। और काइनेस्थेटिक वाले को एक्चुअली किचन में जाके बताना पड़ेगा, तो ही उसको समझ में आएगा। तो अभी होता क्या है ना कि बच्चे की अगर लर्निंग स्टाइल काइनेस्थेटिक है और अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा रहे, या आपकी खुद की भी हो, जो भी कंसर्न पर्सन है, और उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा रहे, उसको कितना भी थियोरी समझाया, कितना भी रट्टा मारा, तो उसके ब्रेन को समझेगा नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन काइनेस्थेटिक वे से समझने के लिए ज्यादा तैयार है। सब में तीनों लर्निंग स्टाइल होती है, लेकिन एक जो लर्निंग स्टाइल है वो डोमिनेटिंग रहती है। तो डोमिनेटिंग लर्निंग स्टाइल में अगर उसको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसका ग्रास्पिंग बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये सब डिटेल्स है 31 पेजेस है रिपोर्ट में, तो काफी कुछ डिटेल में आता है। और हम लोग ये किसके किसके लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट तो जैसे वेबिनार का पर्पस है, वैसे करियर काउंसलिंग के लिए। फिर जैसे मैंने वो एग्जांपल शेयर किया कि उसको ऑटिस्टिक चाइल्ड, क्या बोलते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड बोला था उसको, लेकिन वो नॉर्मल बच्चा ही था, तो चाइल्ड काउंसलिंग के लिए हो सकता है। ऐसे जो हाइपर एक्टिव रहते हैं ना, वैसे काफी सारे बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको स्कूल में निकाल देने वाले होते हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी मैंने देखा है कि उनका काइनेस्थेटिक ही ज्यादा रहता है, तो एनर्जी चैनलाइज कर दी तो ठीक हो जाता है। ऊपर से किसी को सिजोफ्रेनिया, जो एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी आज तक कोई टेस्ट नहीं है, वो भी फिंगरप्रिंट के आरसी काउंट से पता चल सकती है कि ये बच्चे को या ये इंसान को सिजोफ्रेनिया है। वैसे भी 4 केस मेरे पास आए थे, फिर मैं उनको प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर के पास, साइकाट्रिक के पास भेज देती हूँ। फिर इससे आप जैसे बोला इनबॉर्न टैलेंट समझ में आती है। फिर रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, मतलब एक बच्चा ईगल है या एक बच्चा डिसीजेबल और एक बच्चा एडेप्टिव है, तो उन दोनों के बीच में जमेगा कि नहीं जमेगा, या कल उठ के ये रिपोर्ट के थ्रू मैरिज भी करना है, तो ये रिपोर्ट में एक पेज आता है कि कौन से टाइप की पर्सनालिटी के साथ आपका जमेगा और कौन से टाइप की पर्सनालिटी के साथ आपका हमेशा डिस्प्यूट रहेगा। तो फिर लाइफ पार्टनर हम लोग वही पर्सनालिटी ले सकते हैं जिसके साथ अपना जमेगा। फिर मेन जो है, एवरीबडी इज बॉर्न हियर विद द लाइफ पर्पस। हम लोग जब भी बॉर्न जन्म लेते हैं उसके पहले अपने को पूरे लाइफ का पिक्चर दिखाया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और वो पिक्चर में आपका एक पर्पस होता है, अगर वो पर्पस की दिशा में आप लाइफ जी रहे हो तो आपकी लाइफ एंजॉयमेंट होती है, सेलिब्रेशन होता है। अगर वो पर्पस से आप अलग दिशा में जा रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रेस आ जाता है। जैसे जिसकी पर्सनालिटी अगर डिसाइसिव है, ईगल है, तो उसका लाइफ पर्पस है वर्क, तो उसको एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करने बोलेंगे तो वो पक जाएगा। सिमिलरली जिसका लाइफ पर्पस विजडम एंड पीस है, उसको बोलेंगे तू कंटिन्यूस काम कर, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इससे हम को लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है, और उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग लाइफ अरेंज मैनेज करते हैं तो लाइफ एकदम सेलिब्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट। अभी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं ये कर रही हूँ। तो जिसका डीएमआईटी नहीं किया है उसको खाना खिलाना माँ के लिए एक चैलेंज हो जाता है। कैसे, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि डीएमआईटी करने के बाद अपने को मालूम है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है और उसकी स्टाइल क्या है। अभी उसकी पर्सनालिटी अगर काइनेस्थेटिक है तो वो बच्चा एक जगह बैठ के नहीं खाएगा, वो बच्चा एक जगह बैठ के नहीं पढ़ाई करेगा। और हम लोग फोर्स करेंगे डिसिप्लिन लाके कि नहीं तुम्हें इधर ही बैठना है, यही टेबल पे बैठना है, तो वो आपको परेशान कर देगा। लेकिन जब मुझे मालूम है कि उसकी पर्सनालिटी काइनेस्थेटिक है, मतलब उसका वो ज्यादा है, तो मैं उसको खेलते खेलते खिलाऊंगी। मैं बोलूंगी राम राम राम, मैं चलो उधर घूम के आओ, आंख बंद करती हूँ, फिर मैं रावण बोलूँ तो नहीं खाना है। मतलब कुछ ना कुछ आप टेक्निक कर सकते हो जिससे वो बच्चा खाना एंजॉय करेगा। फिर जिसकी विजुअल ज्यादा रहेगी, इंटेलिजेंस, उसको आप धनिया या कोथमीर वो सब डाल के नहीं देंगे ना, तो वो खाना प्रिफर नहीं करेगा, बिकॉज उसका विजुअल होने से उसको एवरीथिंग बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ चाहिए। तो ये सब माइनर माइनर चीज जब आपको बच्चे के बारे में समझ में आ जाती है ना, तो आपको उसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। फिर कंसंट्रेट नहीं होता है, बिकॉज उसकी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हम नहीं सिखा रहे थे। जब उसकी लर्निंग स्टाइल के, जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि वो 4 मार्क ला रहा था 50 में से, वो डायरेक्ट 45 लेके आया, तो क्या था उसमें, इंटेलिजेंस तो था ही, लेकिन उसका उसको किस तरह से उस इंटेलिजेंस का यूज करे, किस तरह से पढ़ा है, वो पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं था। तो अवेयरनेस ये डीएमआईटी से क्रिएट हो जाता है, फिर स्टडी उनके लिए फन हो जाती है। फिर
ये सब होने से जब बच्चा खाता नहीं है, स्टडी नहीं करता है, एरोगेंटली बिहेव करता है, तो पेरेंटिंग अपने लिए बर्डन हो जाती है। लेकिन ये सब मालूम है सामने वाले की पर्सन, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बच्चा, बट इट कैन बी एनी पर्सन। तो जब सामने वाले की पर्सनालिटी मालूम है, तो उसके साथ रिलेशनशिप अपनी बहुत अच्छे से हो जाती है और वो जॉयफुल रहती है। अगर हस्बैंड है और मुझे मालूम है कि उसकी विजुअल ये है, तो मैं हमेशा खाना उसी तरह से दूंगी जैसे उसको पसंद आए। तो रिलेशनशिप में बहुत जॉयफुल रह जाती है। फिर सेम चीज इंटरेस्ट के लिए कंफ्यूज। अभी आजकल क्या प्रथा है कि जनरली एवरीवन गोज फॉर वन चाइल्ड, और वन चाइल्ड में फिर वो बच्चे को म्यूजिक क्लास में भी डालते हैं, स्विमिंग में भी डालते हैं, कराटे में भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं। तो वो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है और फाइनली वो जैक ऑफ नन रहता है, मास्टर तो किसी का हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा चीज का बर्डन रहता है पेरेंट्स की तरफ से। और पेरेंट का भी सही है कि चलो एक ही बच्चा है, तो हम लोग जो नहीं सीख पाए, हम लोग जो नहीं कर पाए, वो हम लोग बच्चे से कराए। लेकिन वो बात सही है, लेकिन बच्चे में वो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। कैपेसिटी रहेगी तब कराओगे तो अच्छा रहेगा। तो डीएमएटी के रिपोर्ट के बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि उसमें कौन सी अच्छी है, फिर जो अच्छी क्वालिटी है उसी को हम लोग उसमें मास्टर्स बना सकते हैं। और एक या दो स्किल में मास्टर बनाना है तो ऑब्वियसली टाइम, एनर्जी और मनी अपना अच्छे से इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है। और फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस, अनसक्सेस वो सब होता है अगर डीएमआईटी या हमने नहीं जाना तो। और अगर डीएमआईटी के रिपोर्ट जानने के बाद उसमें जो काउंसलिंग में बताया गया वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो खाली रिपोर्ट लेने से ये सही है कि नहीं, वो उससे ये रिपोर्ट का कोई लेना मतलब कुछ फायदा नहीं है। ये तो जैसे डॉक्टर का हम लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट कराते हैं और फिर आपका आया कि हीमोग्लोबिन कम है, हाँ ठीक है हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन आगे उसका मेडिसिन भी लेना पड़ेगा ना। तो इस चीज में काउंसलिंग में जो आपको स्टेप्स बोला जाए कि अगर काइनेस्थेटिक है तो आपको इस तरह से पढ़ाना है, या एक स्लीप टॉक करके कंसेप्ट है, काफी कुछ नॉलेज है हमारे पास। वो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और सक्सेस भी रहेगा। अभी मैं अकेली तो पूरी इंडिया के बच्चे का काम नहीं कर सकती, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे बिजनेस पार्टनर हो जाए। जो और मैं उसी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हूँ जिसके पास एक सपना है कि मैं इंडिया के बच्चे को आगे ले जाऊँ। हाँ, मैं इंडियन बच्चे को या मैं यूथ को आगे ले जाऊँ और मैं उनको सपोर्ट करूँ और उनका फ्यूचर क्रिएट करने में मदद करूँ। तो ऐसे लोग मुझे एज अ पार्टनर चाहिए। एंड ये हमारा है कि वी विल बिल्ड अप अ नेटवर्क ऑफ विजनरीज टू यूज द सिंपल टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड जनरेट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। इसमें आपको सिर्फ एक स्कैनर लगेगा और वो स्कैन करके मुझे भेज देना है। फिर स्लोली आप अगर काउंसलर बनना चाहते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग है, अगर आप खुद से सॉफ्टवेयर लेके खुद रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी प्रोविजन है। अभी आपके शायद इसमें से कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम लोग 5 मिनट, लास्ट में 10 मिनट्स रखेंगे क्वेश्चन के लिए, कि ये ऑथेंटिक कितना है, आप जो बोल रहे हो सही कितना है। तो जो भी मैंने एनालिसिस किया है उसमें लोग 70% to 90% अग्री करते हैं कि जो फाइंडिंग्स आए उसी तरह से वो व्यक्ति का पर्सनालिटी है, उसी चीज में उसको इंटरेस्ट है। फिर जैसे पहले ही बोला है कि ये कोई भविष्य है, तो नहीं, ये भविष्य नहीं है। फिर कौन से एज में ये डीएमआईटी टेस्ट हो सकती है, तो 6 मंथ ऑनवर्ड्स कोई भी एज में हो सकती है। बट यूजफुल है वो स्टूडेंट लोग के लिए है और कॉर्पोरेट लोग के लिए यूजफुल है, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी जो इसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है उसी डिपार्टमेंट में अगर वो काम करेगा तो प्रोडक्शन वो ज्यादा दे पाएगा। मतलब उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको मार्केटिंग में जाना है और मैं आर एंड डी में रख दूं तो वो रिजल्ट ब्रेड बटर के लिए करेगा काम, लेकिन वो पैशन नहीं रहेगा उसमें। जनरली ऐसा होता है कि जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस ज्यादा रहती है वो ही इंसान का पैशन रहता है, और जब वो पैशन प्रोफेशन हो जाता है ना तो लाइफ सेलिब्रेशन हो जाती है। तो आपको ये पता चलेगा। जैसे बोनाजा करके कंपनी है, उसमें मैंने एक जन का लिया था तो उसका फोटोग्राफी भी आ रहा था, हालांकि वो शेयर मार्केट में प्रेसिडेंट है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो फोटोग्राफी भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो एज अ साइड हॉबी ले सकते हैं, या अगर हो तो बिजनेस भी चेंज हो सकता है, प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि कैसे लेंगे ये डीएमआईटी टेस्ट। तो आपको हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर वी विल स्कैन योर फिंगरप्रिंट्स, फिर रिपोर्ट विल बी जनरेटेड इन 24 to 72 आवर्स। फिर काउंसलिंग जो है वो आप जूम पे भी कर सकते हैं या 1 to 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट, और काउंसलिंग के बाद दो फॉलो अप सेशन भी रहता है। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको इंटेलिजेंस के साथ कैसे ट्रैवल करना है। ऑनलाइन करना है तो ये स्पेशल इंक लेके आपको भेजना पड़ेगा ना? हाँ,
अगर आप नहीं नहीं। मिलना नहीं चाहते, डायरेक्ट करना चाहते, एक 400 रुपीज की इंक आती है, मैं आपको एक पेपर भेज दूंगी, उस हिसाब से वो फिंगर का स्टैंप लेके वहां पे, मतलब जैसे हम लोग स्टैम्प से कैसा स्टैम्प लगाते हैं ना, वैसे फिंगर का थप्पा उसमें लगा देना है। अभी ये आप पे है कि आप अपने इंटेलिजेंस के साथ कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे डीएमआईटी रिपोर्ट नहीं है और जैसे लाइफ चल रही है स्लो स्टेडी, वैसे जाना चाहते हैं, या एरोप्लेन की तरह आप उड़ना चाहते हैं रिपोर्ट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको आपको सिर्फ डीएमआईटी टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, और आप एसोसिएट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो ये जो टेस्ट है 5,000 रुपीज का रिपोर्ट है, राइट? रिपोर्ट का हाँ, कॉस्ट जो है, राइट? एंड ठीक है, वो आप बता देना जो भी। सो ये और आपका पार्टनरशिप के लिए है, फ्रेंचाइजी के लिए? फ्रेंचाइजी के लिए। ओके, तो फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए तो अलग से कोई कांटेक्ट कर लेगा ना आपसे? हाँ, और किसी को काउंसलर बनना है तो ये सब चीज हम लोग सिखाएंगे, इसके सब वीडियोस भी रेडी है। तो काउंसलिंग के लिए भी आप काउंसलर भी बन सकते हैं हमारे साथ। ये स्किप कर दीजिए, फ्रेंचाइजी जिसको लेना है इसके साथ हम लोग वो डायरेक्टली में बात कर डिस्कस लेंगे ना करेंगे। आपसे। अभी अगर किसी को पहले क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, और अगर किसी को भी आपका नंबर वगैरह एक बार है ना, दूसरा डॉक्यूमेंट वो शेयर हाँ करता हूँ। हाँ, तो ठीक। अगर किसी को टेस्ट लेना है तो वो भी कर सकते, पहले क्वेश्चंस ले लेंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट टाइप करिए। अगर कोई भी अनम्यूट टाइप करता है तो मैं उसको अनम्यूट कर लूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट की। शायद जैसे शुरुआत में वो इंसान यशवंत भी जी ने उसको, लिखा था, उनको कोई भी आप इंसान यूज कर सकता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज ऑल्सो अगर किसी को अपना टेस्ट करना है तो इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आता है उसमें। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें, एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पे, तो मैं शेयर करूँ वहाँ पे मिता जी रिपोर्ट का हाँ, एग्जाम्पल? सैंपल रिपोर्ट देख लीजिए आप। या, तो ये सैंपल रिपोर्ट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे शुरुआत में डिस्क्लेमर है, उसके बाद में डीएमआईटी के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेनली क्या 3 टाइप्स है या जो भी है। एंड देन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक यू गेट। देखिए, हाँ देखिए, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाता है कि आप हाईएस्ट किस में हो। जैसे जो भी सैंपल रिपोर्ट में है वो म्यूजिकल और इंटरपर्सनल उसका सबसे बढ़िया है। सो दिस विल वेरी, जो रैंक है ना वो इंडिविजुअल के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी, और उसके कॉम्बिनेशन से फिर आगे का पूरा रिपोर्ट बनता है। राइट। और फिर सो इसमें फिर ये भी उसको दिया गया है पर्टिकुलर, कि कौन सा आपको फील्ड लेना चाहिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। राइट। फिर इसके क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, आईक्यू कितना है, क्रिएटिव क्वेश्चन क्या है, इमोशनल क्वेश्चन क्या है। बेसिकली लॉजिकली थिंक करने वाला पर्सन है या इमोशनल पर्सन है, इमोशनल और फिर वो हाइपर हिसाब से उसको इंटेलिजेंट। कैसे हैंडल कर सकते हैं। या राइट। उसके बेसिकली कंसेप्ट ये है, जितना मुझे समझा, कि जनरली क्या होता है कि हम बचपन से हमेशा, जैसे इवन ट्रेडिंग में या कहीं पे भी, हमारी जो कमजोरी है उस पे ही काम करते रहते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं भी कभी कभी ट्रेडिंग में आपको सिखाता हूँ, कि यू हैव टू लीवरेज यूर स्ट्रेंथ ना। कमजोरी को तो ठीक करना है स्टेप बाय स्टेप, बट हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बहुत बढ़िया ना कैपेसिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, कि किसी को ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे समझती है, किसी को रिवर्सल अच्छा आता है, किसी को ब्रेकआउट अच्छा समझता है। तो उस पे ही अगर, एक ही चीज पे अगर वो मास्टरी करे तो वो ट्रेडिंग में भी बहुत है, रादर देन ट्राइंग टू लर्न ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी। वैसे ही बच्चों के लिए है कि अगर उनका इनबॉर्न टैलेंट आपको समझ में आ रहा है, और आपको वो सही भी लग रहा है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो, तो ऑब्वियसली आपको वो ठीक भी लग रहा है, और अगर उस पे काम करते आपको रिजल्ट आने लगे, तो इट इट कैन रियली हेल्प ट्रिमेंडसली, राइट? सो ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, यानी इसमें बहुत कुछ है। इट इज नॉट जस्ट कि एक दो पन्ने दे दिए, ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है। सो इट्स वेरी नाइस।
और इसमें ये भी कौन से बोर्ड में है, तो उसको कितने मार्क्स इनबॉर्न इंटेलिजेंस की तरफ से आने चाहिए वो भी लिखा है। हम्म। अच्छा, अभी एक जन का क्वेश्चन था कि इसको मार्केट में कैसे यूज किए। अभी ये जो सैंपल रिपोर्ट है ना, वो मैंने स्टूडेंट के हिसाब से डिस्प्ले किया है। मार्केट में हम लोग एक पेज और ऐड करते हैं। शायद आर्या पटेल ने पूछा ना ये सवाल, वो है यहाँ पे। हाँ शायद। यस यस। तो यस यस। हम्म, हाँ, तो यूज ऑफ दिस इन मार्केट, तो इसके फिंगर टाइप से ना हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर एवरीबडी इज गुड फॉर इन्वेस्टर। तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं तो फिंगर टाइप्स और उसके जो आरसी रहते हैं उस पे से हम लोग एक और पेज देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वेदर ही इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, वेदर दैट पर्सन इज गुड फॉर, ही और शी इज गुड फॉर इंट्राडे, और ही शी इज गुड फॉर शॉर्ट स्विंग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग। तो वो हम लोग इसमें और एक पेज ऐड करते हैं अगर स्पेसिफिक ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो अगर उसमें आता है कि भाई आप स्कैल्पिंग के लिए आप सुटेबल नहीं हो, तो फिर आप इंट्राडे के लिए जाए, या तो फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जाइए। राइट। तो बेसिकली कहाँ पे आप इजीली कर सकते हो वो बता रहा है। बेसिकली जैसे मैडम ने बोला, तो हम्म। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, आपको एक आध चीज करनी है तो आप कर ही सकते हो। बट वो आपको ये आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपके लिए ये सुटेबल है, और अगर आपको वो अच्छा भी लगता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैं इसमें जरूर कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। सो इट गिव्स यू वेरी गुड इनपुट समवेयर। सो दैट इज द वेरी बिग एडवांटेज। सो मतलब क्या है ना कि लाइफ में देर आर टू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, वन इज इनबॉर्न एंड वन इज एक्वायर्ड। तो इनबॉर्न इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट बताता है, एक्वायर्ड इंटेलिजेंस नीलेश सर जैसे अपने को ट्रेनिंग देके उसको डेवलप करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही सक्सेस है। मेरे को आता है, इसमें आ रहा है कि स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो टूल्स नहीं समझ में आते, कुछ नहीं समझ में आता है, तो स्कैल्पिंग का कोई मीनिंग, मतलब वो इंटेलिजेंस इनबॉर्न रिपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं। बहुत सारा ऐसा होता है कि लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बंदे को स्कूल में जाने का ही चांस नहीं मिला। और रिवर्स वे भी होता है कि लॉजिकल इंटेलिजेंस या दूसरी इंटेलिजेंस कम है, लेकिन उसको इतने अच्छे से ट्रेनिंग मिली है कि वो उसमें सक्सेसफुल है। सो दिस इज बेसिकली अ टूल, ये कोई क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। 100% कई बार क्या का होता है नहीं है कि कि ये बाकी अच्छा जो है तो ये चीजें हैं, होना ही है। ये आपको एक एनवायरमेंट और गाइडेंस देता है। संस्कार भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना ऑब्वियसली, तो हम्म। वो। तो अभी बट ये अगर वो वेबिनार के लिए। क्लब हो जाए, 1+1+1 हो जाए, तो फिर देन द सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, स्पीड, सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता राइट। है। राइट। और किसी तो को ये कोई जो ऑफर क्वेश्चन है? है, आप उसके बारे में बता दीजिए कि अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो आपका नंबर और डिटेल्स भी दे दीजिए, हम्म। और फिर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो भी ले लेंगे हम। आज का वेबिनार के लिए स्पेशल ऑफर दिया है, सिर्फ 199 में आप रजिस्टर करा दीजिए। तो फिर आपको मैं आपकी ये पर्सनालिटी रिपोर्ट। क्या है, आपके फिंगरप्रिंट्स लेके सब डिटेल में बताऊंगी। और अगर ओके। आपको पूरा रिपोर्ट चाहिए तो फिर उसका अलग से होगा। ओके। पूरा रिपोर्ट का 5,000 रुपीज है ना? हाँ, फाइव कितना है? थाउजेंड लेकिन आज अगर जो रजिस्टर कराएंगे उसको मैं 1000 डिस्काउंट दे दूंगी, तो 4000 हो जाएगा, ओके। ओनली फॉर टुडे। ओके। रात को 12 बजे तक कोई भी रजिस्टर करा रहा है, अभी तो सिर्फ 199 ही देना है, और फिर उसका 4000 में हो ओके, जाए। किसी को अगर ये करना है तो ये जो ये आप चैट बॉक्स में मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, आपका जो यूपीआई आईडी है, हम्म। तो डायरेक्टली आपको ही जो भी आएगा, यूर ब्रेन सीक्रेट्स। अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो उपाध्याय ICICI। सर ने शुरू में कुछ हैंड रेस किया था, तो है कि नहीं? हाँ, पूछ लेते हैं ना, यूर ब्रेन सीक्रेट्स -2 ओके ICICI। उस पे अभी 199 करना है टू रजिस्टर, राइट। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी हैंड राइज शायद बंद किया था मैंने, तो मैं उसको ऑन करता हूँ। और अदरवाइज ऑल्सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, हाँ, यू यू आर। कैन गिव माई नंबर हियर सर, आपका नंबर डाल देती हूँ। हाँ। किसी को और क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट टाइप कर सकते हो, आपको अनम्यूट कर देंगे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन। आप मैडम से कभी भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और शी कैन
tell you ki how to proceed. Okay, but this is very something very interesting and very powerful for any person. Children के लिए तो मस्ट करना चाहिए एक्चुअली somehow. मुझे लगता है कि स्कूल्स में या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे ये इसको बढ़ावा देना चाहिए, बट इट विल बी अ बिग टास्क। बट जिनको पॉसिबल है उनको बच्चों के लिए करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैडम से डायरेक्ट कांटेक्ट करना। और अगर कोई यूट्यूब पे मेरा यहाँ पे, चैनल भी है, उसमें भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, उसका डिटेल है तो डाल दीजिए चैट बॉक्स में। या तो मैं अभी इसका जो रिकॉर्डिंग है सारे ग्रुप में डालूंगा, तो हाँ, वो टाइम पे आपका मैं नंबर, चैनल और सारा चीज डाल दूंगा, उससे रिकॉर्डिंग शाम को रात को रेडी हो जाएगा। ठीक। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? वंस अगेन आई एम आस्किंग, अदरवाइज वी विल से गुड बाय। मैडम का नंबर है, आपको आपका नंबर भी देना है, आप आपका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। यशवंत जी, आपको कुछ पूछना है? आप पूछ रहे थे कुछ, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यशवंत जी, या और किसी को भी पूछना है तो आप बता सकते हो। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। बोलिए। ओके, yes, it was very insightful. Thank you Kavita ji, thank you so much, it was really very insightful. हाँ, मैडम ने थैंक मेरा यू। भी रिपोर्ट निकाल के दिया था, बट मैंने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया फ्रैंकली। मैंने देख लिया कि वो चलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट मैंने उतना उसको ये इम्पोर्टेंस यही, बट आज मैंने पहली बार थोड़ा डिटेल में उसको समझा और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। देर इज सम वेरी स्ट्रांग रिक्वायरमेंट, मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, ये समवेयर हमारी जो बोलते हैं साइंस प्लस जो हमारा जो संस्कृति है उसमें भी है, यानी ये एक्चुअली साइंस है जो समहाउ पीछे रह गया, तो उसको बहुत जरूरी है समाज में उसको वापस लाने के लिए। सो वॉट एवर शी इज डूइंग इज अ ग्रेट जॉब। सो थैंक यू सो मच नहीं, फॉर सर ने दैट। सिर्फ और मैंने सर का रिपोर्ट सिर्फ 10 मिनट एक्सप्लेन किया था, तो सर ने वेबिनार अरेंज कर दिया। तो अभी आज पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद तो अभी सर एकदम ज्यादा ही सपोर्ट कर देंगे। श्योरली, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो कनेक्शन दिखता है कि ब्रेन और इसका ना, हम बोलते हैं ना कि जब कोई प्रेग्नेंट है तो वो लेडी को ना डोहाड़े बोलते हैं हमारे मराठी में, या जो भी हाँ, बोलते हैं गर्भ लैंग्वेज हिंदी में, संस्कार। तो उनको वो देना चाहिए, या उनको जो होता है कि पर्टिकुलर चीजें होती है या कोई फंक्शंस होते हैं वो पीरियड में, तो वो सारा कुछ साइंटिफिकली रिलेटेड ही है, काफी चीजें है ना, योगा, रेकी एंड ऑल दिस थिंग्स। समहाउ चाइनीज एंड जापानीज पीपल एक्सप्लोर दिस वेरी वेल। हमारे यहाँ पे समहाउ थोड़ा सा पीछे रह गया, बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट एंड साइंटिफिकली वायबल। तो उसको यूज करके काफी चीजें बेहतर हो सकती है। इट विल टेक सम टाइम ना, बट इट कैन बी डन। यानी बेसिकली क्या है कि अभी वास्तुकला, वास्तुशास्त्र बोले तो कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट फेंगशुई बोले, बाहर से कुछ इंपोर्टेड आता है, ऐसे लोग, पीपल आर लाइक क्रेजी। इसको ही कुछ जर्मन नाम दे के अगर हम बोले कि जर्मनी से कुछ आया है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो हमारी वो एक तरह से एक आदत है इंपोर्टेड चीजों का, बहुत ये है। बट दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, और मुझे लगता है कि आगे जाके इसका प्रसार होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ थैंक पूछना यू, है तो आप थैंक पूछ यू। सकते हो, मैडम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैडम कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। नहीं, वी थैंक यू विल क्लोज। वेरी मच सब लोग को अटेंड करने के लिए, और कुछ भी क्वेरी रहेगी आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई एम 24 आवर्स रेडी फॉर दिस वर्क। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक गुड यू। बाय। इसका रिकॉर्डिंग और मैडम का नंबर वगैरह बाद में वापस मैं सारे ग्रुप पे डालने वाला हूँ आज रात को, तो आप ओके, देखने के बाद वापस उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो थैंक मच, यू गुड सो बाय। मच। चलो, थैंक यू मिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।